बहुत इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं। अच्छा, इसमें मुझे आपकी बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए। ये वो बातें नहीं हैं जो आप चलते फिरते सुन लें, ये वो बातें हैं जो आप सामने बैठ के देखेंगे, बिकॉज इसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी होगी। और अगर डेमोन्स्ट्रेशन आपने मिस कर दी तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। आपने शुरू में ये कर लेते तो हम इनको बचा लेते, आप शुरू में ये कर लेते तो ये कॉम्प्लिकेशन ना होती। ये हमें वहाँ जाके पता चल रहा होता है, विच इज़ टू लेट वाली सिचुएशन हो जाती है। तो हमारे पास पहले जो गेस्ट मौजूद हैं, ही इज़ अ ट्रेनर हेल्थ एंड सेफ्टी, जो फर्स्ट एड पे ही बात करेंगे, रहीम अनवर अली। अस्सलाम के साथ। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ऑलराइट, हमारे पास जो दूसरी गेस्ट मौजूद हैं वो वुमेन एंड चाइल्ड इशूज से रिलेटेड बात करेंगी, नौरीन फरहान अली। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. How are you, ma'am? I'm doing well. How about you? I can see you're doing well. Very charmful, I should say. Anyway, अच्छा जी, हम रोड साइड पे एकदम से हम एक एक्सीडेंट देखते हैं तो हमारा सबसे पहला रिएक्शन क्या होना चाहिए? एज अ ह्यूमन बीइंग सबसे पहले तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कियोस को पैदा ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ होता ये है कि पैनिक क्रिएट कर देते हैं हर सिचुएशन के ऊपर। रोड साइड एक्सीडेंट हो या मोहल्ले में एक्सीडेंट हो जाए कहीं पे भी, क्योंकि जब आप पैनिक क्रिएट करते हैं तो उसके बाद सिचुएशन को आप वर्स करते हैं, उसको सिचुएशन को नॉर्मलाइज नहीं करते हैं। और आफ्टर द सोशल मीडिया हमारा तो ये भी हो गया कि हम तस्वीर खींचना शुरू कर देते हैं, मूवी बनाना शुरू कर देते हैं। सो अगर इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट एड की मैं बात करूँ, जो एक बंदा, अगर एक शख्स जो है उसके अंदर ट्रेंड है थोड़ा सा भी, तो एक चीज़ होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहा जाता है फर्स्ट एड के अंदर चेन ऑफ सर्वाइवल। चेन ऑफ सर्वाइवल से मुराद ये है कि आप सर्वाइवल की कड़ी जोड़ते हैं। Okay. तो हर बंदा जो होता है वो एक सर्वाइवल की कड़ी होता है उस इंसिडेंट के वक्त में जो, और बेसिकली हम उस शख्स को जिसके साथ ये हादसा हुआ है या रोड एक्सीडेंट हुआ है, उस वक्त तो हमारे लिए एक विक्टिम होता है। पेशेंट तो वो हॉस्पिटल जाने के बाद है, इस टाइम वो एक हादसे का शिकार हुआ है तो हम उसको विक्टिम कहेंगे। तो रोड एक्सीडेंट की सिचुएशन को हॉस्पिटल की टर्म्स के अंदर कहा जाता है आरटीए के पेशेंट्स होते हैं, ये रोड ट्रॉमा एक्सीडेंट, राइट। तो व्हाट वी हैव टू डू इज़ डैट, सबसे पहले आप डॉक्टर एबीसी का कॉन्सेप्ट एक लगता है, इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट होता है एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। डॉक्टर से मुराद ये है डी फॉर असिस्ट द डेंजर। यू नीड टू असिस्ट द डेंजर फर्स्ट, कि आप उस शख्स को अगर बचाने जा रहे हैं तो जो शख्स, जो विक्टिम उस वक्त हादसे का शिकार हुआ है, उसके करीब का डेंजर भी चेक कर लें कि कहीं ऐसा ना हो कि उसको मज़ीद कोई डैमेज हो जाए, मज़ीद कोई हादसा हो जाए। अभी तक तो वो ज़िंदा है, ज़ख्मी है, लेकिन कोई दूसरी चीज़ ऐसी है जो उसके लिए हैज़र्ड्स बन जाए और वो हैज़र्ड रिस्क में कन्वर्ट हो जाए, तो यू नीड टू मिटिगेट दैट डेंजर। और सेकेंडली आपको अपने लिए भी जो है उस डेंजर को असिस्ट करना है, बिकॉज इस वक्त तो एक विक्टिम है, लेकिन आप उसकी जान बचाने गए, आपने डेंजर को असिस्ट नहीं किया, तो अब एक की जगह दो विक्टिम हो जाएंगे। तो योर लाइफ इज़ फर्स्ट। तो सबसे पहले पर्सनल सेफ्टी है, ये फर्स्ट एड का पहला रूल है। तो आपने डेंजर को असिस्ट करना है, देन आपने जब डेंजर को असिस्ट कर लिया कि हाँ ये जो है ख़तरा है, देन आप उसको रेस्क्यू करेंगे, आर फॉर रेस्क्यू। तो आया विक्टिम को रेस्क्यू करते हैं या उस खतरे को दूर करते हैं। कोई करंट की वायर है जिसमें करंट आ रहा है, लकड़ी से आपने उस वायर को दूर कर दिया। अगर जो है कोई ब्लॉक है जो उसके ऊपर गिरने वाली है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो फॉल हो जाएगा, हैज़र्ड हो जाएगा, और आप समझते हैं कि इस विक्टिम को आप इजीली मूव कर सकते हैं, तो आप मूव करेंगे। मतलब उस पेशेंट को भी, उस विक्टिम को भी असिस्ट करना है। ऐसा ना हो कि वो बेहोश है और वो कुछ बोल नहीं रहे, अनकॉन्शियस है, आपने हिला दिया और उसकी नेक बोन हिल गई, तो आप हो सकता है वो सर्वाइव कर सकता था, लेकिन इस विक्टिम को इस वक्त यहाँ से यहाँ मूव कर सकते हैं। देखें, ये प्रॉपर ट्रेनिंग्स होती हैं। ऑब्वियसली यू आर वेरी राइट कि एक लेमैन जो है उसको असिस्ट नहीं कर सकता है, इसके लिए ट्रेनिंग्स लेनी पड़ती है। हमारे यहाँ ट्रेनिंग का मयार ऐसा है नहीं, इसीलिए जो है आप अगर रिसेंट स्टैटिस्टिक्स देखें, जो आ खान हॉस्पिटल, लियाकत हॉस्पिटल और गवर्नमेंट ने मिलकर फरवरी 2020 के अंदर एक आर्टिकल भी पास किया जिसके अंदर ये साफ साफ मेंशन है कि हमारे ख़ास तौर पे हमारे जो इतना डेंस पॉपुलेटेड सिटी है कराची, इसमें एम्बुलेंस का रेस्क्यू टाइम जो है, यानी एक शख्स के साथ अगर एक कार्डियक अरेस्ट का हादसा हो जाए और आप कॉल करते हैं तो 18 मिनट तो सिर्फ एम्बुलेंस के आने के हैं, जबकि कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन में या मुख्तलिफ इमरजेंसी सिचुएशंस में टाइम बड़ा कम होता है। हम अगर कार्डियक अरेस्ट की एग्जांपल ले लें, आप खुद भी डॉक्टर हैं माशाल्लाह, इस चीज़ को समझती हैं कि कार्डियक अरेस्ट के अंदर हार्ट जो है वो स्लो नहीं होता, वो बंद हो जाता है, तो आपके ब्लड की सर्कुलेशन आपके दिमाग तक हो नहीं रही, तो वाइटल ऑर्गन्स जो है वो 4 या 3 मिनट से ज़्यादा नहीं जिंदा रह सकते बिना ऑक्सीजन के, और ब्लड इज़ लाइक अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। तो वो जब पहुँचेंगे नहीं तो खतरा। तो 4 मिनट में अगर उस बंदे ने डेथ हो जाना है तो 18 मिनट में एम्बुलेंस आके क्या कर लेगी। तो हमारे यहाँ तो लोग ट्रेन ही नहीं है फर्स्ट एड के ऊपर,
इसीलिए हमारे पास जो सर्वाइवल रेट जो है आर्टिकल बताता है कि 1% इज़ अ सर्वाइवल रेट इन टर्म्स ऑफ कार्डियक अरेस्ट, यानी अगर 100 लोगों को एक टाइम पे कार्डियक अरेस्ट होता है तो एक बंदे को हॉस्पिटल पहुंचाया जा सकता है, बचाया नहीं जा सकता। बिकॉज हमारे लोगों को ये शऊर ही नहीं है कि उनको ये काम आना चाहिए। वो समझते हैं ये नर्स का काम है, ये डॉक्टर का काम है। जबकि बाहर मुल्क में, आप नॉर्वे की एग्जाम्पल ले लें, नॉर्वे में यही सेम सिचुएशन आप रख लें तो वहाँ पे जो सर्वाइवल रेट है वो 25% है। Why this is the 25%? Because the CPR, the first aid, is a mandatory part of the school curriculum in a Norway, in developing countries. हमारे यहाँ तस्वुर ही नहीं है। तो आप सही कह रही हैं, एक लेमैन तो इसको असिस्ट नहीं कर सकता। इसको थोड़ा सा हमें शऊर दिलाने की, लोगों को बताने की, इस तरह के प्रोग्राम करवाने की ज़रूरत होगी ताकि आम पब्लिक जो पैसों की बुनियाद पर ये ट्रेनिंग तो नहीं ले सकती लेकिन एटलीस्ट आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं कि हाँ चलो ये प्रॉब्लम है, हमने कहीं सुना था, कहीं देखा था। कार्डियक अरेस्ट हो तो, और अगर हार्ट अटैक हो तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए इमीडिएटली बिफोर? राइट, इमीडिएटली देखिए, हार्ट अटैक की सूरत में तो आपने सही कहा कि साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। जिस तरह आपने सुना ही होगा कि लेफ्ट साइड पे आपको पेन हो रहा होता है, दर्द हो रहा होता है आपकी गर्दन के ऊपर, ये पूरा, क्योंकि हार्ट जो है वो लेफ्ट पर नहीं होता, लेफ्ट सेंट्रिक होता है। तो ज़्यादातर जो है वो यहाँ पर जो है आपको पेन हो रहा होता है। तो हार्ट अटैक में आपको पता चल जाता है, आपके पास टाइम होता है, यू नीड टू गो टू डॉक्टर, और आपको गोली भी बताई जाती है खून पतला करने की, जिसका नाम सब जानते हैं। एक्चुअली आपके पास एक ट्रैप होता है, ठीक है, एंड आपके पास 3 शॉट्स आप ले सकते हैं। इफ़ यू हैव टेकन 1, आपको दर्द बेहतर नहीं हुआ, दूसरा दर्द बेहतर नहीं हुआ, तीसरा बेहतर नहीं हुआ, चौथा रख के यू हैव टू रश टू द ER। आपको जो है वो ER पे जो है वो रश करना होता है। दूसरा ये कि हमारे यहाँ पे हर चीज़ रख के वेट क्यों करें? हम पहली ही एंजियोसिस रखने के साथ ही इमरजेंसी बिल्कुल हम जा सकते हैं ना। लेकिन समटाइम्स एक्चुअली इफ आई रिलेट टू माय मदर सिनेरियो, शी वाज द कार्डियक पेशेंट एंड आई लॉस्ट 2 years back actually. So that was a very like thrive and very rushy like the environment. Although मैं खुद भी healthcare provider थी, तो that was maybe the blessing in terms of. But I have seen many fellows जिन्होंने जो है वो ज़िंदगियाँ जो है वो रास्ते में जो है वो गवा दी हैं, ठीक है ना। So ये कि सिचुएशन में आपको पैनिक नहीं होना है, सबसे पहली बात, ठीक है। दूसरा, आपके पास इमरजेंसी नंबर्स जो हैं वो ये कि हमारे पास जो है वो घर में एक या तो फ्रिज पे मौजूद हो या ऐसी विजिबिलिटी में सामने मौजूद हो कि आप जो है, और इनफैक्ट अब तो ये कि हमारे हाथों में मोबाइल होता है, तो ये चीज़ें हमारे पास मौजूद होनी चाहिए, ठीक है ना। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है विच शुड बी इन योर हैंड, ठीक है। आई मस्ट अप्रिशिएट सिंध में जिस तरह से अमन काम कर रहा है, अमन एम्बुलेंस इज़ डूइंग दी वंडरफुल जॉब, ठीक है, क्योंकि वो बड़ा इक्विप्ड है, अंदर से भी उसका स्टाफ भी जो है वो इक्विप्ड है, ठीक है। दिस सिचुएशन आई हैव फेस फॉर माई मदर, ठीक है। और गाड़ी में भी CPR हुआ, पंपिंग में, इट वॉज़ वेरी कम्फर्टेबली, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ या कोई ऐसा ड्रॉबैक नहीं हुआ जब मैं कहूँ कि ठीक है यहाँ पे ये जो है वो कुछ रह गया है, ठीक है। दूसरा कि सिचुएशन से पैनिक नहीं हुआ। अब पार्ट मैं अगर थोड़ा सा प्री लेके चली जाऊँ तो हमारे यहाँ पे जो है वो प्रिवेंशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये डेमोन्स्ट्रेशन देखिएगा, हम एक सिचुएशन आपके सामने लाते हैं जो कि यूजली अल्लाह ना करे, वैसे मैं पेशेंट लेके आई हूँ, डॉक्टर साहब प्लीज़ देखें क्या हो गया। हाँ आइए जल्दी से। सांस नहीं ले रहे। हाँ, अच्छा आप परेशान ये अरेस्ट हुआ है। हाँ। जी आप परेशान ना हो। हाँ जी। इनका नाम क्या है? निज़ाम। निज़ाम साहब, आर यू ओके? आप ठीक है? आर यू ओके? हमें जो यहाँ पल्स चेक करनी है। ही इज नॉट ब्रीदिंग, कॉल फॉर हेल्प, लेट्स गिव द 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स। वी ओनली हैव 4 minutes। हेलो 115 जी, वी नीड अ हेल्प। ओके, आपको 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स देनी है। आपको दिखना है कि सीना जो है वो फूल रहा है। ओके। कम्युनिटी में यूजुअली आपके पास जो है वो कुछ होता नहीं है, दुपट्टा भी आप रख सकते हैं, कोई साफ कपड़ा भी रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो आपको जो है वो सीने के बीच में इसका लैंडमार्क है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो है आपको इस तरह की पोजीशन बना के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अच्छा मैं अगर ओके यहाँ पे तो इट्स लाइक योर रिब्स आर राइट हियर, तो क्या रिब्स को कर रहे होंगे? या इट्स बेसिकली अ डिफरेंस रेट। देखें ये तो एक डमी है। हाँ, तो इन्होंने इसको, ये तो अच्छी खासी प्रेशर इन्होंने इनको मूव भी कर लिया डमी को, और अच्छा किया हमने जानबूझ के इनको कहा था कि आपने थोड़ा सा गलत परफॉर्म करना है ताकि हम
अपने व्यूअर्स को बता सकें कि आपने क्या सही करना है। तो अब इसके अंदर जो 2 मिस्टेक्स थी वो ये थी कि नंबर 1 थिंग इज डेट कि आप कभी भी विक्टिम को मूव नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही, आपने खुद विक्टिम के हिसाब से मूव होना है, बिल्कुल ऐसा राइट? क्यों? क्योंकि हो सकता है कॉलर बोन फ्रैक्चर हो, आपने मूव किया, कॉलर बोन हिल गई। नंबर 2 थिंग इज डेट कि आप इस पोजीशन पे आ ही नहीं सकते, यहाँ तो लेग्स होंगी इसकी, राइट? तो आप किस तरह आएंगे? तो हमेशा आपने उसकी परपेंडिकुलर पोजीशन बनानी है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए आपके पास, और आपने की जो रिफ्लेक्शंस हैं, आपका जो फेस है वो उनके चेहरे की तरफ होना चाहिए। और अब जो गाइडलाइंस है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और जितनी भी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, अब उन्होंने जो गाइडलाइन दी है उसमें ब्रीदिंग का कॉन्सेप्ट जो है, यानी ब्रीदिंग का जो स्टेप है वो सेकेंडरी हो गया है। नंबर 1 इज़ अ CPR। आपने आते साथ ही जो है सबसे पहले कंप्रेशन के ऊपर जो है वो फोकस करना है, और कंप्रेशन जो है वो इस तरह होनी है कि आप जब बैठेंगे ये विक्टिम जो है बिल्कुल, अब देखें ये पोजीशन सही नहीं है, सही है, राइट? क्यों सही नहीं है? क्योंकि इसके ऊपर हमारा ये एल्बो का जो है वो ये तो यूं सेंटर नहीं बन रहा है, तो ये आपकी पोजीशन हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि जिसके अंदर आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट्स आपके जो है आर्म्स उसके ऊपर आने चाहिए। बिकॉज जिस तरह एक इंसान की जान ली जाती है, इसी तरह एक इंसान की जान बचाई जाती है कि खून अपने साथ ऑक्सीजन रखता है। और कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन में हमारे पास 3 से 4 मिनट होते हैं इस फर्स्ट एड को परफॉर्म करने के लिए। फर्स्ट एड को मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी जान बचाने के लिए, फर्स्ट एड यानी अगर आप 2 मिनट बाद पहुंचे हैं कार्डियक अरेस्ट के, तो 2 मिनट आपके लॉस्ट हो चुके हैं, राइट? और अगर आप 4 मिनट बाद पहुंचते हैं तो इनका दिमाग जो है वो ब्रेन डेड स्टार्ट हो चुकी है, अभी हुई नहीं है, स्टार्ट होना शुरू हुई है, और विद इन 6 मिनट जो है ब्रेन टोटली डेड हो जाता है। तो अगर आपने 10 मिनट बाद आप आए हैं तो 10 मिनट बाद आपको CPR देने का कोई फायदा नहीं, बिकॉज एज पर इंटरनेशनल गाइडलाइंस, एज पर रिसर्च फ्रॉम इंटरनेशनल बॉडीज, आफ्टर एवरी 1 मिनट द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ अ विक्टिम is lesser by 10% if you perform the CPR, right? तो अब प्रोसेस ये है कि आप आए, आपने देखा ये विक्टिम जो है वो हैं, आपने चेक करना है कि इज अ कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो सबसे पहले आप टैप करके रिस्पॉन्स चेक करेंगे, हेलो सर आप मुझे सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ आ रही है। अब चेन ऑफ सर्वाइवल स्टार्ट हो गया जो मैंने शुरू में कहा था। रिस्पॉन्स चेक करने के बाद आपने हुजूम देखा, अगर आप हुजूम में, अगर आप अकेले हैं तो कहानी अलग है, अगर आप हुजूम में तो आप हुजूम ही होता है। हाँ, आप सामने नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। अच्छा, घर में हो तो आप अकेले, हाँ घर में अकेले। सबसे ज्यादा कार्डियक अरेस्ट जो होते हैं वो आउट ऑफ होम और आउट ऑफ हॉस्पिटल्स होते हैं, और मंडे मॉर्निंग्स को होते हैं। और हॉस्पिटल्स के अंदर एक शख्स सुबह पहुंच गया, अपनी ऑफिस में पहुंचा, दफ्तर में पहुंचा, सबसे पहले आया हुआ था, अभी तक कोई पहुंचा नहीं है, उसको कार्डियक अरेस्ट आ गया, नोबडी इज हियर टू रेस्क्यू हिम, राइट? तो आपको अकेले आप हैं उस टाइम आपको कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। तो आपने सबसे पहले रिस्पॉन्स चेक किया, देन आपने उसके बाद इनकी ब्रीदिंग चेक करनी है कि इनका जो चेस्ट है वो राइज कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर चेस्ट राइज कर रहा है, देखिए एक शख्स गैस्पिंग कर रहा है, गैस्पिंग इज अ डिफरेंट फिनोमेना। चेस्ट राइज करना इज अ निशानी कि हाँ सांस लंग्स आर फंक्शनिंग, लंग्स आर फंक्शनिंग, पल्मों का जो कॉन्सेप्ट है CPR के अंदर। इसके बाद आपने इनकी पल्स चेक करनी है, और पल्स चेक करने के लिए हम कहते हैं कि शहरत को चेक किया जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा करीब होती है आपके हार्ट के, और सबसे आखिर में खून इसी में ख़त्म होगा जब इंसान डेड हो रहा होगा। तो वो आप किस तरह चेक करते हैं कि आपके यहाँ पे ग्रूव होता है नेचुरली, आप ये 2 फिंगर्स लेंगे, आप इस तरह करके अपने ग्रूव में इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, आपको अपनी पल्स जो है वो बीप होती हुई महसूस होगी दोनों। तो वो आप विक्टिम की इस जगह रख के, और इन दोनों जगह पे कैरोटिक पल्स इनको कहते हैं, तो ना वो आप चेक करते हैं, इंटरनल कैरोटिड जो ऊपर जा रही है, आप हाथ के ऊपर चेक नहीं करते इसको, क्योंकि ये एंड है और ये शुरुआत है, तो आप यहाँ से चेक करते हैं। और इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं लुक, लिसन एंड फील। लुक, लिसन एंड फील से मुराद ये कि आपने चेस्ट को राइज होते हुए लुक किया, आपने सांस की आवाज़ सुनी, और फील से मुराद ये है कि अगर आपको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा फिर भी आप जो है वो अपनी जो चिन है, ये इंसान की बॉडी की सबसे सेंसिटिव होती है, गर्माश सबसे ज़्यादा यहाँ महसूस हो सकती है, तो आप इनके नोज़ की तरफ इसको लेकर आएंगे, अगर ये सांस ले रहे होंगे तो उनकी गर्मी आपको महसूस हो जाएगी। अगर ये सब नहीं हो रहा है, और ये जो प्रोसेस आपने करना है ये 10 सेकंड के अंदर करना है, बिकॉज टाइम नहीं है विक्टिम के पास, आप कितना टाइम लेंगे। उसके बाद अगर ये सब हो गया तो आपने सामने वाले बंदे को कहना जो खड़ा हुआ है, यू मिस्टर जिन्होंने ये रेड कलर का शर्ट पहना है, आपने जो ग्लासेस लगाए हुए हैं, आप मूछों वाले शख्स, जो भी आप उस मेरे जैसा शख्स है, आप बोल सकते हैं आप गंजे आदमी थे ना, बगैर हेयर के, ऑल यू नीड टू डू इज एड्रेस द पर्सन, ताकि आप जब बाद में रिकॉल करें कि भाई मैंने एक शख्स को कहा था एम्बुलेंस के लिए, वो कहाँ है, तो वो शख्स पता होना चाहिए किसको कहा था आपने। तो या आप किसी को जानते हैं, आपके दोस्त है, तो आप नाम लेके बोल सकते हैं, हे यू मिस नोरीन, मैं जानता हूँ, आप प्लीज़ एम्बुलेंस को कॉल कर लें। वाई दिस इज़ मैंडेटरी? बिकॉज आपने CPR परफॉर्म करना शुरू कर दिया और आपने किसी को कॉल करने के लिए आप भूल गए। अब आपको 15 मिनट बाद याद आया मैंने तो हॉस्पिटल में कॉल ही नहीं की है, तो इसको एडवांस केयर की तरफ तो आप लेकर ही नहीं गए, आपने वो कड़ी तोड़ दी। तो सबसे पहली कड़ी जो जुड़ेगी वो जुड़ेगी कॉल की।
आपने कॉल कर देनी है। CPR करो और दूसरा इतनी देर में कॉल जल्दी से कर हाँ, तो जब तक आप CPR कर रहे हैं तब तक एम्बुलेंस आएगी और आप उसको एडवांस केयर की तरफ जो है वो मुंतकिल कर देंगे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज दैट कि अब आपने CPR परफॉर्म करना है तो आपने सबसे पहले उनको कॉल करके चेन ऑफ सर्वाइवल की पहली कड़ी आपने एडवांस करके देन आप CPR परफॉर्म करेंगे। अब CPR परफॉर्म करने के लिए विक्टिम इस पोजीशन में आप परपेंडिकुलर आएंगे उनके, 90 डिग्री का एंगल होगा दोनों निपल्स के दरमियान बॉडी की। ज्योमेट्रिक साइन है, नेचुरल साइन है, यहाँ पे रिस्ट बोन होती है, इसके इंटरसेक्शन के ऊपर आप जो इमेजिनरी कंसिडर करते हैं यहाँ इमेजिनरी लाइन के ऊपर, और आपने अपने हील ऑफ द पाम से यहाँ पे कंप्रेशन देनी होती है। अगर ये एडल्ट है, अब एडल्ट की डेफिनेशन ये आपको बता देंगे कि आप अगर विक्टिम कैटेगराइजेशन बता देंगे कि चाइल्ड किसको कहते हैं, इन्फेंट किसको कहते हैं और एडल्ट किसको कहते हैं। चाइल्ड इन्फेंट जो है वो हमारे पास 0 to 1 होता है, ठीक है। इसके बाद जो है वो हमारे पास जो है वो टॉडलर्स आ जाते हैं, ठीक है, 1 to 3। फिर हमारे पास जो है वो प्री स्कूलर, स्कूलर जो है वो कुछ प्री स्कूलर हमारे पास 6 years to 7 years आता है। स्कूलर जो है वो 10 to 12 पर जो है वो प्यूबर्टल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, यानी कि प्री एडोलेसेंस स्टार्ट हो जाता है। प्री एडोलेसेंस या टीन्स जिसको कहते हैं, तो वो 12 to जो है वो 17 होता है, 18 या टीन जहाँ पे आ रहा है दैट मीन्स दे आर द टीन्स, राइट। एंड देन लाइक आफ्टर 20 व्हेन दे फॉल, सो दे फॉल्ड इन द अडल्ट एक्चुअली, सो अर्ली अडल्ट, लेट अडल्ट एंड मैच्योर। कुछ खा लिया बच्चे ने, पता नहीं चलता, वो क्रॉल करते हुए कुछ उठा के मुंह में उसने डाल दिया। अक्सर सिक्के बच्चे बहुत शौक से हाँ, कुछ भी पड़ा होता है, कुछ भी आपको नहीं पता चल रहा ना, आपको तो समझ नहीं आता कि एक्चुअली में हुआ क्या। तो हाउ टू डिफरेंशिएट कि ये चोकिंग का केस है। अच्छा देखें, बच्चों के अंदर लोग कंफ्यूज थोड़ा सा हो जाएंगे, इसको थोड़ा सा और डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है कि एक तो हमारे पास चाइल्ड है और एक हमारे पास इन्फेंट है। इन्फेंट होता है जो शीर ख्वार बच्चा होता है जो दूध पी रहा होता है, तो चोकिंग जो है दूध पीते बच्चे को भी हो जाती है, दूध से हो जाती है, ठीक है। तो उसकी टेक्निक डिफरेंट है, चाइल्ड की टेक्निक डिफरेंट है, और हमारे जैसा एक एडल्ट पर्सन अगर चोक कर जाए तो उसकी टेक्निक डिफरेंट है। नाउ लेट्स सपोज वी हैव अ डमी फॉर एन इन्फेंट बेबी। ये हमारे पास एक बेबी है जो चोक कर गई हैं या चोक कर गए हैं इस वक्त। व्हाट यू हैव टू डू इज़ डैट कि जब ये चोकिंग की एक निशानी होती है, अगर आप इन्फेंट बेबी को देखेंगे तो नीलापन आना शुरू हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की मकदार कम हो रही थी, तो लिप्स जो है उसके नीले होना शुरू हो जाते हैं। व्हाट यू हैव टू डू इज़ डैट कि आपने बच्चे को यहाँ से सपोर्ट करना है इसके सर से, और आप जो है वो सबसे पहले आप खुद काम रहेंगे, बिकॉज ये अक्सर जब दूध पी रहा होगा बच्चा तो माँ की गोद में ही होगा, तो माँ का काम रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपने यहाँ पे सपोर्ट करके इस पोजीशन के अंदर, यानी आप जो बैठे हुए हैं तो बच्चे की टांगे जो है वो आपकी तरफ होनी चाहिए और सर नीचे की तरफ होनी, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ इजेक्ट करना है, राइट। तो डेट्स वाई दिस पोजीशन इज अ प्रीफर्ड पोजीशन। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज डैट कि इसी तरह आप दोनों निपल्स के दरमियान आप जो है वो इमेजिनरी लाइन कंसिडर करेंगे, जिस तरह पहले आप इस डमी के ऊपर कंसिडर कर रहे थे, इसलिए हटा रही हूं ताकि वो नजर अच्छे से ताकि लोग देख सकें। आपने ये 2 फिंगर्स जो हैं अपनी बनानी है इस तरह, क्योंकि बच्चे की रिस्ट बोन और एक मर्द की रिस्ट बोन जो जवान आदमी है बड़ा फ़र्क होता है, काफ़ी कमज़ोर होता है बच्चा, तो आपने फिंगर से जो है वो इनके ऊपर प्रोसीजर जो है परफॉर्म करना है। व्हाट यू हैव टू डू इज़ डैट कि आपने दोनों निपल्स के दरमियान फिंगर्स को यूँ रखना है और आपने इनवर्ड फॉरवर्ड की तरफ पुश करना है, यानी आपने बिल्कुल अंदर पुश यानी अप एंड डाउन नहीं करना, आपने इनवर्ड एंड फॉरवर्ड यूँ करके आप पुश करेंगे। और ये डमी है तो इसमें क्लिक की आवाज़ भी आती है, तो 1 2 3 4 5 इसको 5 ब्लो का कॉन्सेप्ट कहते हैं। 5 टाइम्स आप जो है वो फ्रंट पे ब्लो करते हैं और 5 टाइम्स आप बैक की तरफ ब्लो करते हैं। तो जब आप इनवर्ड फॉरवर्ड बच्चे को सीधा रखेंगे और उल्टा करेंगे ताकि निकलना हाँ, मैं यही बता रहा हूँ कि जब आप इसको आप पहले आप फ्रंट की तरफ आप इनवर्ड फॉरवर्ड जो है 5 टाइम्स करेंगे, 1 2 3 4 5। देन आपने यहाँ चिन से जो है सपोर्ट करना है, इसकी सांस नहीं बंद होनी चाहिए, तो इसलिए आपने चिन से सपोर्ट करना है। देन आपने इनको यूँ कन्वर्ट करना है और अपनी दूसरी लैप पर आप लेकर आएंगे इसी पोजीशन के ना। फिर आपने हील ऑफ द पाम है ना, यहाँ से आपने इनको इस तरह 5 ब्लो करने हैं, 1 2 3 4 5। सही है ना? उस वक्त तो मेरे ख्याल से सब पूरी पावर से कर लें, बिकॉज नहीं एक माँ को एहसास होता है कि नहीं, वो बेचारी घबरा रही होती है कि इतनी जोर से बच्चे को ना मारूं, लेकिन यू नो जब तक आप इस तरह नहीं करेंगे तो वो निकलेगा नहीं। मदर्स आर द वेरी गुड टैकलर्स, उन्हें ये पता होता है और अपनी बच्चे की बॉडी के बारे में भी उनको पता बॉडी के बारे में पता होता है। और फिर साथ साथ आप जो है वो ऑब्जेक्ट को देखते जाएंगे कि वो माउथ में, देखिए इन्फेंट बेबी है तो कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है वो लिक्विड ही होता है वो बाहर आ जाएगा, राइट। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह का जो फंसा हुआ है तो वो आप देखेंगे बड़ी गौर से, और जब तक आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये श्योरिटी नहीं ले सक रहे हैं कि मैं इस ऑब्जेक्ट को अपने हाथ से बाहर निकाल सकता हूँ, तब तक आप उस ऑब्जेक्ट को वहीं रहने देंगे, उसको नहीं छेड़ेंगे, अदरवाइज वो मजीद इनवर्ड जो है वो जा सकता है, राइट। ये टेक्निक आप कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक कि ऑब्जेक्ट बाहर नहीं आ जाता या बच्चा
कार्डियक अरेस्ट की फिनोमेना यानी जो भी हमने डिस्कस किया कि वो अनकॉन्शियस ना हो जाए, तब तक आपने ये करते रहना है। कोई उल्टी सीधी टेक्निक नहीं लगानी, रोटी खिला दो, उंगली घुसा दो, उल्टी करवा दो, ये सारे जो हमारे यहाँ गांव देहातों के अंदर होते हैं कि टोटके चल रहे होते हैं कि मुंह में उंगली डालो उल्टी कर देगा, ये इंटरनेशनल गाइडलाइंस में नहीं है, ऐसा कुछ भी इंटरनेशनल गाइडलाइंस में। देन यू हैव टू डू दैट। इस वक्त जो है वो सांस की वो डेंजरस भी हो सकता है कि अगर उसको वॉमिट आ रही हो तो उसके रिफ्लेक्सेस सही नहीं चल रहे तो और इंजेस्ट कर ले जी बिल्कुल। और इस सिचुएशन के अंदर देखें, अगर इसकी सांस बंद हो रही है, चोकिंग हो रही है, तो ये इस वक्त रेस्पिरेटरी अरेस्ट के अंदर है। लेकिन जब ये बिल्कुल ही अनकॉन्शियस हो जाएंगे फिर ये कार्डियक अरेस्ट में चले जाएंगे। तो जब कार्डियक अरेस्ट में चले जाएंगे तो फिर सीपीआर की टेक्निक लगेगी। बच्चे के लिए सीपीआर की टेक्निक एडल्ट से थोड़ी सी डिफरेंट है। देन आपको अगेन बच्चे को ले डाउन करना पड़ेगा बिल्कुल फ्लैट सरफेस के ऊपर, और उसके बाद आपने वही टेक्निक लगानी है कि आप यहाँ इसके सामने आएंगे और देन आप यहाँ पे 30/2 का कंप्रेशन 2 फिंगर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 29 30। उसके बाद आप ब्रेथ देंगे। ब्रेथ देने के लिए आपने थोड़ा सा जो है इसको पीछे के, हाँ ठीक है, आप अपवर्ड करते हैं चिन को ताकि एयरवे क्लियर हो जाए। देन आप ब्रीथिंग देके इसको कंटिन्यू करते हैं। अगेन आपने कॉल ज़रूर कर देनी है ताकि ऐसा ना हो कि आप इसी प्रोसेस में लगे हुए हैं, आपने एम्बुलेंस को कॉल नहीं किया। अक्सर ये ड्राउनिंग में जो है वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं कि वॉशरूम्स वगैरह की जो है वो चिटकी जो है वो खुली हुई होती है और बच्चों को पानी से जो है वो बड़ा एक क्रेज्ड होता है। बच्चे जो है वो बाल्टी में छपक मार रहे होते हैं, हाथ और पाँव एकदम से रफ करना शुरू कर देते हैं। ये क्यों किया जाता है? देखिए ये तो कभी कभार ये एक तरीक़ेकार होता है कि आपकी जी ये एक तरीक़ेकार होता है कि आपकी बॉडी में जो है वो मेटाबॉलिज्म को जो है वो फास्ट किया जाए और आपके जहन में हो कि मैंने उस वक्त ये स्टेप्स किए थे। डेमोन्स्ट्रेशन इंसान जब प्रैक्टिस करता है तो ज़्यादा उसको याद रहता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। विल बी गोइंग, और आप हमारा फेसबुक का पेज, हमारा इंस्टा का हैंडल और हमारा यूट्यूब का चैनल लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहिए। फीडबैक दीजिए feedback@agenow.tv। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।